ठीक है बेटे, अच्छी बात है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी डिड द कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, और हमने देख लिया कि प्रोकैरियोट्स क्यों प्रिमिटिव कहलाते हैं। अब इन टुडेस क्लास विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और वो है वायरसेस। सो वायरल डिजीजेस अब जो है ना वो बड़ी फेमस हो गई हैं, स्पेशली आफ्टर कोरोना। लेकिन ये कि वायरल डिजीज ऑल्सो एग्जिस्टेड बिफोर कोरोना, बहुत सारी थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वायरसेस के बारे में बात करते हैं। एलर्जी सिम्स डाउन है। पहली बात तो ये कि वायरसेस जो है दे आर नॉट क्लासिफाइड अंडर एनी किंगडम। इसका रीजन ये है कि किसी भी किंगडम में क्लासिफाई होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें सेल्स पाए जाए, लेकिन वायरसेस आर नॉन सेलुलर। अभी इस बात को लिखूंगा, अभी आपको वर्बली बता रहा हूँ, नॉन सेलुलर मींस बता दूंगा लिखना, उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात पहले लिखवा दूं। दे आर एट द बाउंड्री between living and non-living। अब इसका क्या रीजन है दोनों बातों का, वो आपको इस पॉइंट में समझ में आएगा, और वो है कि दे आर नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का सिंपली मतलब ये है कि इसमें सेल वाली चीजें नहीं होती भाई। व्हाट डज दैट मीन? देखो बेटे, इट डजंट हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। If you remember, these are the three things that are common in prokaryotic cell as well as eukaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, सब में ये बातें कॉमन है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स तो कम से कम होंगे ही होंगे। If you remember, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऑर्गेनल नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोकार्डिकुलम, गोल्गी, नथिंग वाज देयर, बट राइबोसोम्स वर देयर, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में तो खैर वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो ऑर्गेनल्स नहीं थे। वायरस के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म तक नहीं है, तो हाउ कैन वी कॉल इट अ सेल? तो इट्स नॉट considered to be a proper living cell, सेल ही नहीं है, ठीक है। साइज की अगर बात की जाए तो इट्स nearly 50 times smaller than bacteria। सर ये जो अम्यूबा है ये वायरसेस में बैक्टीरिया में? नहीं बेटे, अमीबा ना वायरस है ना बैक्टीरिया, अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल है? हाँ, इट्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। मैं अभी स्पार्कन अभी आई वाज टेकिंग क्लास ऑफ ओ लेवल्स आईजीसीएसई, तो उसमें आई कोटेड दिस। मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, अभी आपको ये बात क्लियर कर जाएगी। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने पूछा है। दिस इज अमीबा, अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नाउ हाउ डू यू नो दैट इट्स अ यूकैरियोटिक सेल? बिकॉज़ यू कैन सी अ न्यूक्लियस इन दिस, ठीक है। जी सर। न्यूक्लियस होगा तो डेफिनेटली और ऑर्गेनेल्स भी होंगे, बट दिस पिक्चर इज फ्रॉम अ लाइट माइक्रोस्कोप, तो ऑब्वियसली इसमें आपको बाकी डिटेल्स नजर नहीं आएंगी। You don't see any cell wall outside this. That is why it is classified as animal-like or unicellular organism. बट Such सर organism सीलिया वगैरह तो नजर आ रही है इसमें। इसमें नहीं है बेटा, इसमें ऐसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। Cilia are hair-like structures. में ये cytoplasmic projections है. It is showing the irregular shape of cell just like our white blood cells. ठीक है? So its size is smaller than 50 times more smaller than bacteria, यानी कि around 20 to 300 nanometers। ये एक रेंज है साइज की, वायरस का इतना छोटा साइज होता है, ठीक है। इसके अलावा
They are they show property of life only inside a cell. मैं सारी बातें बताऊंगा 2 मिनट बस मुझे दीजिएगा पहले राइट दिस डाउन आउटसाइड द सेल they are non living the only property of life shown by viruses is replication. That is a kind of reproduction. Class अब इस बात को जरा समझते हैं कि इन सारी बातों का मतलब क्या है. सारी बातें गौर से सुनिएगा, एक बार में सुनिए भाई. The thing is कि as you can see that viruses won't have these structures. Cell membrane, cytoplasm, ribosome. नहीं है, ठीक है ना? वायरस फिर सेल भी नहीं है obviously. तो viruses क्या है? Viruses are just complex molecules, but they have the property of making copies of themselves. अब कॉपी बनाना जो प्रोसेस है ना, it's normally called reproduction. Now can you imagine कि मैंने कोई मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे किया एयर में, हवा में, and then it started reproducing itself, and then उसकी पॉपुलेशन बढ़ते चली गई and all the mosquitoes died. It's not possible. एक पॉइजन या एक केमिकल अपनी कॉपीज नहीं बना सकता. It's not possible. ठीक है, लेकिन वायरसेस ऐसे केमिकल्स होते हैं कि उनके अंदर they have this property that they can reproduce. प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ से क्या मतलब है? Let me recall this to you. You have studied this. अगर आपको याद हो, Mrs. Grant. Does anybody remember Mrs. Grant? कोई जानता है इनको? चीज Mrs. Grant. जी सर, Yes. मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, Yes. एक्सक्रीशन, वो सब, न्यूट्रिशन. Absolutely right. अब ये ओल्ड मेजाइटिस की बात है, ठीक है ना? अगर ये लाइफ साइंस है तो मुझे पता है, लेकिन ये ग्रेन वर्ड से नहीं पता. हाँ एग्जैक्टली, यू डिडंट डू द नेमोनिक ऑफ दिस, लेकिन ये कि आपने इसको पढ़ा जरूर है. नाउ द थिंग इज दिस इज एक्चुअली अ नेमोनिक, और इस नेमोनिक में हर एक अल्फाबेट का कुछ ना कुछ मतलब है. मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन. These are the बट properties of life. सर, लेकिन इनकी अगर आप एक चीज देखें तो इनकी रेस्पिरेशन कुछ टाइम पे होती है और कुछ टाइम पे नहीं होती. बाकी सारी फैसिलिटीज तो मुझे नजर आ रही है. नहीं बेटे, वायरस में इनमें से कुछ भी नहीं होता. द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ जो वायरस शो करते हैं ना, वो सिर्फ ये है, रिप्रोडक्शन. वायरस ना सांस लेते हैं, ना खाना खाते हैं, ना उनका साइज ग्रो करता है, ना वो एक्सक्रीट करते हैं, ना वो मूव करते हैं, ना दे आर सर, सेंसिटिव. जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे ग्रो नहीं कहते. नहीं, मतलब वायरस मल्टीप्लाई तो करते हैं. ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओह, अच्छा अच्छा. ठीक है, अब देखो, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी वायरस शो नहीं कर रहा. द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ दैट वायरसेस शो इज रिप्रोडक्शन. ठीक है, और वो भी सिर्फ उस वक्त व्हेन इट इज इनसाइड अ होस्ट सेल. मैं आपको उसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, लेकिन पहले तो इन बातों को दिमाग में. सर, वो सिर्फ बाइनरी फ्यूजन करते हैं ना वो, और कोई तरह से नहीं करते. बाइनरी फिजन प्रोकैरियोट्स करते हैं, वो एक सेल है. वायरस बाइनरी फिजन नहीं करते. वायरस रेप्लिकेशन करते हैं. रेप्लिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. रेप्लिकेशन इज नॉट एनी काइंड ऑफ सेल डिवीजन बिकॉज़ दे आर नॉट सेल्स देमसेल्फ. ठीक है, इसमें डिफरेंस है. अब देखो, पहली बात फर्स्ट थिंग है, मुझे ये नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है कुछ, या मतलब जो भी आपने पढ़ा हो सकता है वो उस वक्त के लिहाज से ठीक हो. एट टाइम्स वी डू दिस कि बच्चों को इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ठीक नहीं होती है, और हो सकता है अपने पास की किसी इन्फॉर्मेशन मुझे से काफी रिलेट टाइम कर. हो गया मुझे काफी हाँ, टाइम हो गया बिल्कुल. पेपर दिए हुए, तो हो सकता है. हो सकता है वो आप मिक्स कर रही हो, या फिर हो सकता है कि उस वक्त के लिहाज से वो बात ठीक हो,
लेकिन द थिंग इज कि अब जो मैं बातें बता रहा हूँ आप इसको फिर जब मैं समझा दूंगा ना तो आप इसको रिलेट करके देखना, आप इसको हर जगह पे रिलेट कर सकते हो। ओके, तो मूविंग ऑन। स्ट्रक्चरली वायरसेस हैव, दो चीजें होती हैं हर वायरस के पास बेटे। फर्स्ट थिंग इज कोड। कोड मींस protein covering called capsid, and second thing is ये lipid कुछ सेल envelope। वॉल टाइप होती है ना? नहीं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन अगेन सेल वॉल का टर्म यहाँ पे यूज नहीं कर सकते बेटे। सेल वॉल इज अराउंड द सेल, इट्स नॉट अ सेल, ठीक है। सेल वॉल टाइप कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अदर देन दिस एक और बात भी यहाँ पे ऐड करना जरूरी है। Lipid envelope is there in few viruses. Protein coat capsid is there in all viruses. Another thing is core. Core is nucleic acid, could be DNA or RNA। DNA की फैमिली का एक और मेंबर है बेटा RNA। सर इसमें राउंड वाला होता है या फिर ऐसी एक ही थ्रेड घूम रही होती है? फिर से कुछ समझ में नहीं आया। मैंने एक में देखा था कि खाली थ्रेड थी और एक में जो ना बैक्टीरिया में राउंड कलर का सर्कल था डीएनए का। ये भी पता लगेगा बेटा आपको। अभी मैं जो है आपसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया के साथ। ये बैक्टीरिया भी नहीं है, प्रोकैरियोट्स सर भी नहीं एक स्ट्रक्चर जरूर दिखा दीजिएगा इसका है। वही बना बना, के। अरे अरे वही बना रहा हूँ, रुक तो जाओ, लिखूंगा अभी तो ना बेटा। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स जो कि वायरस में नॉर्मली होती हैं। एक ऐसा वायरस जिसमें सब चीजें होंगी वो कंप्लीट वायरस होगा ऑब्वियसली, लेकिन नॉर्मली वायरस में सब चीजें होना इट्स नॉट एसेंशियल, लेकिन दो चीजें होना एसेंशियल है। और वो एसेंशियल क्या है? कैप्सिड का होना और न्यूक्लिक एसिड होना, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू अ जनरल वायरस पहले, फिर उसके बाद मैं आपको स्पेशल वायरस भी दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जनरली एक सबसे सिंपल एक वायरस बना के दिखा दूंगा आपको। दिस होल कवरिंग this capsid and it is surrounding a nucleic acid। मैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड लिख रहा हूँ, इट कुड ईदर बी डीएनए और आरएनए। कुछ वायरस में डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है। नाउ दिस वायरस जो मैंने बनाया है इसमें सिर्फ दो ही चीजें आपको नजर आ रही है, दैट इज एसेंशियल। अब मैं आपको एक ऐसा वायरस बना के दिखाता हूँ जो कि बहुत फेमस है और उसमें सारी चीजें होती हैं, ठीक। बहुत फेमस वायरस बनाने वाला हूँ मैं। कौन सा, कोविड का? ना ना ना, इससे भी ज्यादा फेमस। कोविड ने आगे इसका बिल्कुल खराब कर दिया, अदरवाइज उसके ये बहुत मुझे फेमस मुझे उसका शेप बहुत अच्छा लगता है, वो जो क्राउन से बने हुए होते हैं। है। ये भी शेप ऐसे ही मिलेगा आपको। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। जी सर, ये जो रिसेप्टर्स टाइप के बने हुए होते हैं। These are glycoproteins, glycoprotein spikes। All right, class. Now listen, I will be labeling these things. So this thing is lipid envelope, and on this lipid envelope, you can see some protein spikes. These are called spikes. Okay.
This is capsid. You already know about this. Protein capsid. This is, in fact, these are RNA molecules that belong to nucleic acid. And this one here is an enzyme. जिस वायरस की बात कर रहा हूँ बेटा, this virus is HIV virus. Disease का नाम बताओ. Immune deficiency, HIV, immune deficiency virus. Beta, that's the name of virus. What's the name of disease, Fatma? AIDS. AIDS. That's right. AIDS is the right answer. ठीक है. लेकिन not मतलब it's not just HIV virus जिसका shape हो. COVID-19 का भी exactly ये shape है. दोनों एक ही family से belong करते हैं. But they are different viruses and they cause different diseases. ठीक है. दोनों के. अब देखो एक वायरस आपको ऐसा नजर आया जिसमें there were only the essential things capsid and nucleic acid. दूसरे वायरस में आपको सब चीजें नजर आ रही हैं. ये सब पढ़ा था आपने बेटा. ठीक है ना. इनमें कहीं भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कहीं भी साइटोप्लाज्म, कहीं भी राइबोसोम. सर ये वाले जो रिसेप्टर वाले हैं, मैंने ऐसे ना कुछ मतलब इनसाइड बॉडी भी स्ट्रक्चर्स देखे हैं जिनके पास ऐसे रिसेप्टर बने हुए हैं. तो सर ये क्या ये ज्यादा इंटरेक्ट करते होंगे एनवायरनमेंट से फिर? नहीं ऐसा नहीं है. असल में देखो हर प्रोटीन का अपना फंक्शन होता है. देखो ये बात थोड़ी सी इधर उधर चली जाएगी. द थिंग इज के हमारे सारे सेल्स पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, विल बी डूइंग द टॉपिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन चैप्टर 4 आएगा, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, उसमें आएगा ये वाला पार्ट. तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है ना. और वो प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो प्रोटीन मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फिर रिमेंबर एंटीजन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था डिजीज इम्यूनिटी IGCSE के अंदर. ठीक है. सिलेबस के अंदर तो है, ये AS के अंदर डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन ये कि आप स्कूल लाइफ में भी इसको पढ़ सकते हो. तो एंटीजन इज जस्ट वन काइंड ऑफ प्रोटीन ऑन द सेल मेम्ब्रेन. देयर आर अदर काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स टू. रिसेप्टर्स आपने पढ़ा था सिनैप्स न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर. ठीक है. इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं एंड देयर आर अदर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन. दोस प्रोटीन्स आर नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये भी वैसा से एक प्रोटीन है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है. अच्छा ये चीज वो है जो हमसे रिजेंबल कर रही है. लेकिन आप देखिए ना, डू यू सी एनी राइबोसोम इन हियर? देयर इज नो राइबोसोम. You see any organelle, mitochondria, endocytosis, nothing is here. ये नॉन सेलुलर है. ठीक है ना. तो अगर देखा जाए तो वायरसेस के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इनको लिविंग बनाए. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्लास नाउ आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन. मुझे बताओ किसी को याद है आपने पढ़ा था जीन एक्सप्रेशन, DNA प्रोटीन कुछ पढ़ा था, प्रोटीन सिंथेसिस. एक स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेकंड स्टेप? Translation. रेहान आई थिंक आपको याद नहीं आया. सर एक सेकेंड, ये जो इसका स्ट्रक्चर है जो इसमें नेसेसरी थिंग लिविंग होने के लिए है, अगर आप इसका पहले वाले का स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जैसा ही है. मतलब क्रोमेटिन की तरह अंदर DNA है सर्कुलर, और जो ना सेल वॉल है. एक्स्ट्रा ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन जो ना कहते हैं बेसिक जो DNA का वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर वो तो है. बेटा कहाँ से है मुझे बताओ. इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर एनवेलप अगर आप कस्पेट को कंसिडर कर दें, और न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर, और सर्कुलर DNA. नहीं बेटा चंदा नहीं करें. देखो ऐसा हो सकता है कि आप मुझे बार बार ये कहो कि सर प्लीज कर ले, सर प्लीज कर ले, तो मैं आपसे आखिर में कहूँ चलो मान लेते हैं. लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा तब भी. उसका रीजन ये वो नहीं है ना बेटा. न्यूक्लियर एनवेलप इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन एंड केमिकल्स. प्लस न्यूक्लियर एनवेलप देयर आर पोर्स, देयर इज नथिंग लाइक दैट. मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस है ना बेटा. चीजें मैच है. सिर्फ DNA होना डजंट मेक इट न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर. Like prokaryotes में we say कि there is no nucleus although DNA is there. न्यूक्लियस नहीं है ना बेटा. और हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें वो प्रोटीन से DNA थोड़ी सराउंडेड होता है, राइट. तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. ठीक है बेटा. अच्छा लेकिन अगर आप फिर भी मुझे कहेंगी तो मैं आखिर में कह दूंगा चलो मान लेते हैं. ठीक है. तो ऐसे नहीं करो. अच्छा सो द थिंग इज के आप क्योंकि आपको थोड़ी बहुत ये वाली बात याद है प्रोटीन सिंथेसिस वाली, तो मैं आपको याद दिला दूं ये वाली बात कि बेटे whenever DNA gets expressed, so there are two main steps. In the first step what happens is कि DNA से another molecule is made. That molecule is known as RNA. और अगर आप थोड़ा सा डिटेल से याद करो तो it is actually mRNA. What is mRNA? नहीं याद आ रहा. Messenger RNA. Messenger RNA. That's right. Oh my god. Go back. And then this messenger RNA goes to an organelle that is known as ribosome.
and then ribosome receives amino acids and a protein is formed by the assembly of those amino acids. Amino acids may combine to form a protein. Okay? So whenever DNA is expressed, a protein is formed, and then that protein is responsible for performing the functions. Viruses have DNA, but they don't have ribosomes. Can they make their proteins by themselves? नहीं नहीं बना सकते बेटे. आप सोचो ना, DNA is just the recipe of protein. Ribosome is the place where that recipe is implemented, and then a protein is constructed or generated or whatever word you use. Now, if you have recipe with you, but there is no kitchen, there are no utensils, there are no ingredients, there is nothing. ना amino acids है virus के पास, ना ribosome है उसके पास. So can you make biryani? No. नहीं बन सकता ना बेटा. Rehan, are you getting this point, बेटा? Yes, सर sir, आपकी I know. आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है. अच्छा, I'll repeat it. कोई मसला नहीं, I'll repeat it. If you have DNA, that means the instructions to make proteins, but you don't have amino acids and the ribosome that are responsible for implementing on those instructions, you'll not be able to make proteins. In the similar way, viruses के पास ना तो ये है ना ये है, सिर्फ ये है, इससे तो काम नहीं बनेगा. Now what happens is, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, virus goes into the host cell uses host ribosomes and amino acids to make its proteins uses, maybe you are not familiar with this word, sorry, basis का word आपको शायद याद हो, basis from host DNA to make copies of its own DNA. Sir, That- I have a question. एक second, let me complete first. That's how new viruses are formed. What is the beटे? Thing is कि virus के पास it has its own DNA. अपना DNA तो है. That means instructions for making proteins तो है. When it gets into the cell, cell के अंदर जाता है, तो cell के पास जिसके अंदर ये जा रहा है, जिसको attack कर रहा है, that cell has its ribosomes, its own DNA, and everything is functioning. सब चीजें उसकी अपनी हैं, उसके अपने functions तो perform हो रहे हैं. वायरस उस cell के ribosomes को hijack करके अपने proteins बनवाता है. अब in order to make proteins, ribosomes only are not required. Amino acids are also required. तो host cell के अंदर जो amino acids होंगे उसके अपने यूज के लिए वो वायरस यूज करेगा to make its proteins. और वो अपने कौन से प्रोटीन्स बना रहा है पता है? वो अपने प्रोटीन्स बना रहा है कैप्सिड के. रिमेंबर कैप्सिड प्रोटीन कोड. उसके बाद कैप्सिड बना दिया, उसके बाद इट हैज टू बी फिल्ड अप विद डीएनए. तो वायरस के डीएनए की कॉपी बननी है. जिस तरह प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, इन ऑर्डर टू मेक कॉपीज ऑफ डीएनए बेसेस आर रिक्वायर्ड. जैसे अमीनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, बेसेस कंबाइन टू फॉर्म डीएनए. Now those bases are obtained by hydrolyzing or breaking down host actual DNA. जो host cell जिसके cell को utilize कर रहा है उसके DNA को destroy करता है. Using the nucleotides, using the bases from that broken DNA of host, ये अपना DNA की copies बनाता है. Same bases use होती है, ठीक है? और फिर वो अपनी सारी capsids में डाल देगा जो अभी बनाई है. इस तरह वायरस बन जाएंगी copies. और एक वक्त आएगा इतनी सारी copies बनेंगी कि the host cell will rupture, releasing all the newly formed viruses. अब मुझे बताओ, when the virus is outside in the air, it doesn't have access to ribosomes or amino acids. It is outside in the air. It is not like it doesn't have any, access to anything. तो क्या वायरस replicate कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। नो क्या वायरस ने खाना खाया? नहीं खाया। ग्लूकोज मेटाबोलाइज किया? नहीं किया। रेस्पायर किया? ऑक्सीजन कंज्यूम की? नहीं की। वायरस ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी कॉपीज बनाई। यस मच यू वर आस्किंग समथिंग। सर, एक चीज तो समझ में आया, किसी होस्ट की जरूरत है अपने प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सर, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि ये अडेप्टेबिलिटी कैसे बिल्ड करता है। मतलब जैसे कि टाइम टू टाइम वायरसेस स्ट्रांग होते रहते हैं, तो ये अडेप्टेबिलिटी रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं? ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। हाँ, अब ये एक हमारे पास अगला पॉइंट है। खैर वैसे तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन ये कि क्योंकि आपने पूछा है तो आई कवर इट। मैं इसको कवर करता हूँ उस बात को। और मैं वायरस की एक पिक्चर भी इसको दिखा देता हूँ, एक्चुअल वायरस की पिक्चर, जो कि मैं समझता हूँ कि इजी है और आपको क्लिक कर जाएगी। वैसे तो मैंने बनाया था। अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, बस एक सेकंड देना बस मुझे। ये पिक्चर मैं जरा अपना लूँ। बहुत इजी, मतलब ये आसान सी चीज़ है, मैंने सर बनाई। या आप एक सेकंड, वो जो HIV वाला वायरस बना हुआ या श्योर 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 दिस वन। आपने, वो दिखा सकते हैं? HIV ना ये रहा। जी, ओके, इफ डन। यू वांट मैं आपको एक्चुअल पिक्चर भी HIV की, वैसे आप खुद भी सर्च कर सकते हो यार। HIV की पिक्चर सर्च करो, ऐसे ही होता है, मैंने गलत नहीं बनाया, अच्छा बनाया। नहीं, लेकिन उसके अंदर ठीक। होगा ये कि यू विल बी फाइंडिंग मेनी अदर लेबलिंग्स, उसके अंदर आपको कुछ और लेबलिंग्स नजर आएंगी। हो सकता है उसके अंदर आपको RNA के बजाय RNA कोड लिखा हुआ नजर आए, या इस तरह की कुछ चीजें। तो खैर वो जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर देखना चाहे देख सकते हैं। दिस इज द वायरस जो अभी हमने डिस्कस किया था। Such viruses are known as envelope virus because they have envelope over it. This is a naked virus; it doesn't have any envelope over it. ठीक है? अच्छा, the thing is कि once you ask कि how viruses gain mutations or variations, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ सीन क्या है। यार देखो, हो सकता है you might find few things you might find few things contradictory, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। The thing is कि वायरस आते कहाँ से हैं? किसने बनाया वायरस? कहाँ से आया वायरस? सो देखो बेटा, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, लेकिन अब देखो मैं आपको वो थ्योरी बताऊंगा जो मुझे मोस्ट ऑथेंटिक लगती है। ऑलराइट, वायरस खुद नहीं बनते, वायरस ह्यूमंस बनाते हैं। ऑल द वायरसेस दैट आर देयर इन द एनवायरनमेंट, दे आर ह्यूमन मेड। अब मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस बात को, अपनी बात को प्रूव कर सकता हूँ। ओके, लेकिन जब तक मैं प्रूव ना कर लूँ, क्वेश्चन नहीं पूछना। ठीक है? उसका रीजन ये है कि फिर वो वाली बात मेरे अगली बात में आनी होगी, तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग द क्वेश्चन जब मैं उसको कवर कर ही रहा हूँ। ठीक है? फर्स्ट थिंग इज, आपको वायरस का मोड ऑफ एक्शन बताना चाहिए कि हाउ वायरसेस एक्चुअली अटैक एनी सेल। ठीक है? इन ऑर्डर टू डू दैट, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। दिस इज नॉट योर सिलेबस। यहाँ पे पाकिस्तान में वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज MD कैट, शायद मुझे मिल जाए। ये मुझे साइबर सिक्योरिटी कोर्स में बताया था। मुझे ये नहीं पता था कि जो नेचुरल वायरसेस है सॉरी, वो भी जना, मतलब साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज में हमें बताया था कि जना के वायरसेस जो हैं वो मैन मेड होते हैं, लेकिन जना ये नेचुरल लाइफ साइंस में भी मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि इसमें भी के मैन मेड ही होते हैं। नहीं नहीं, सारे वायरसेस ह्यूमन मेड होते हैं। देखो अब जो मैं बता रहा हूँ इसमें, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस आप इसको देख सकते हो, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस दीस थिंग्स। कोई मसला ही बात नहीं है। देखो, दिस इज अ वायरस एंड इट इज अटैकिंग अ बैक्टीरियल सेल ओवर हियर, लेकिन जस्ट फॉर रिजेम्बलेंस में बता रहा हूँ कि वायरस जब अटैक करते हैं ना, तो यूजुअली व्हाट इट डज इज इट इंसर्ट्स इट्स DNA इन द सेल एंड द प्रोटीन बॉडी स्टेज आउटसाइड। वायरस का DNA अंदर आ जाता है, प्रोटीन बॉडी बाहर रहती है। दिस इज हाउ वायरस अटैक्स। इस बात को इंसान, हम ह्यूमंस यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बताता हूँ बेटा। यू नो वेरी वेल कि देयर आर अ लॉट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस आउट देयर। जेनेटिक डिजीज का नाम सबने सुना होगा, यस डायबिटीज सर। है, ठीक है, और भी होती है। उसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस है, हंटिंगटन्स डिजीज है, डाउन सिंड्रोम, बहुत सारी कंडीशंस है। ठीक है ना? द थिंग इज कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, बिल्कुल सही। द थिंग इज, इनमें से कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनका आज हमने ट्रीटमेंट बना लिया।
वरना उसूलन जेनेटिक डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करोगे यार? आप सेल्स के अंदर डीएनए को रिपेयर कैसे करोगे व्हेन डीएनए इज डैमेज्ड? जेनेटिक डिजीज का मतलब कि डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो गया है, दैट्स व्हाई द फंक्शनिंग हैज बीन डिस्टर्ब्ड, और फंक्शन डिस्टर्ब होना इज डिजीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, आपने इसको पढ़ा है अपने स्कूल लाइफ में भी, उसमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है। अब हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, यकीनन उसका जो डीएनए पार्ट हमारे पास जीन होगी उसकी वो खराब हुई होगी तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना होगा। तो बेटा नॉर्मल जीन्स को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, सोचने की बात है। इसका एक तरीका होता है, दैट थिंग इज नोन एज जीन थेरेपी। अब ये सिलेबस में नहीं है और मैंने कहा है कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना जब तक मैं बताना दूं। जीन थेरेपी, इट्स अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग जेनेटिक डिजीजेस। हर डिजीज जो है इससे ट्रीट नहीं हो सकती जेनेटिक डिजीज से, लेकिन ये कि कुछ डिजीज से ट्रीटेबल है फॉर नाउ। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मॉडिफिकेशन होगी, एडवांसमेंट होगी तो फिर कुछ और भी निकल आएगा, लेकिन करंटली जीन थेरेपी इज फॉर ट्रीटिंग सर्टेन जेनेटिक डिजीजेस। उसका एक क्राइटेरिया होता है, आप उसको A2 के अंदर पढ़ोगे जीन टेक्नोलॉजी के टॉपिक में, अभी वो AS में तो नहीं आएगा। ठीक है, थिंग इज के हमने आर्टिफिशियली लैब्स में एक नॉर्मल डीएनए प्रोड्यूस किया जो कि उस कैरेक्टर का नॉर्मल डीएनए है जिसकी जेनेटिक डिजीज में एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे में एक जीन डिफेक्टिव है, ठीक है, और इसकी वजह से उसकी कोई फंक्शनिंग डिफेक्टिव है, हमने उस जीन का रिप्लेसमेंट एक नॉर्मल जीन बना ली। नाउ द क्वेश्चन इज कि उस जीन को सेल में इंट्रोड्यूस कैसे कराएं, वो हमने सीखा इस वायरस से। हमने कहा भाई देखो जीन इंट्रोड्यूस करा रहा है नहीं करा रहा, ओ इंसर्टिंग से, ऐसा हो ओके जाए, ओके। क्यों ना ऐसा हो जाए कि बॉडी वायरस की हो, बॉडी तो वैसे भी आउटसाइड द सेल ही रहेगी, उसके अंदर डीएनए वायरस का ना हो बल्कि हमारा नॉर्मल डीएनए हो। उससे क्या होगा कि दैट वायरस इज गोइंग टू अटैक अ पर्टिकुलर सेल जिसमें हमें जीन इंट्रोड्यूस करानी है, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू अटैक दैट सेल इट इज गोइंग टू इंसर्ट द डीएनए, बट दैट डीएनए इज एक्चुअली द नॉर्मल जीन। ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब द थिंग इज, इससे हमने जब ट्रीटमेंट करके देखा तो वाकई में देयर आर सर्टेन डिजीजेस, मैं 2 डिजीज के नाम यहाँ पे ले सकता हूँ अगर आपको मौका मिला, यू कैन डू सम रिसर्च ओवर देम। एक है सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, SCID। SCID, इट इज द फर्स्ट जेनेटिक डिजीज दैट वाज ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी, और इसको काफी टाइम हो गया। सेकंड जो जेनेटिक डिजीज का ट्रीटमेंट अब तक निकला है दैट इज सिस्टिक फिब्रोसिस। ये लंग्स का एक डिसऑर्डर होता है, आपने O लेवल्स में IGCSE में इसको पढ़ा भी था थोड़ा बहुत, बाकी A2 में पढ़ोगे बेटा। ठीक है ना, हमने निकाल लिया। लेकिन एक मसला है, प्रॉब्लम ये है कि जो जेनेटिक्स पूरी स्टडीज है ना डीएनए की, दे आर प्रीटी कॉम्प्लेक्स, अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स होती है। व्हेन आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स, इट एक्चुअली मींस कि हर मर्तबा आंसर एक्चुअली वो नहीं आ सकेगा जो आप प्रिडिक्ट कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है और मैं आपसे बोलूं स्पीड बताओ मुझे, तो फिर यू कैन इजीली डिवाइड एंड यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इट्स लाइक लेकिन फूड अगर रेसिपी, सेम रिजल्ट नहीं आता। हाँ एग्जैक्टली फूड टेस्ट में भी, अब इसके अंदर अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स आपको फिजिक्स का क्वेश्चन दे दूं तो आपने देखा है कि कभी कभार देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मतलब मार्किंग स्कीम में जो है वो क्वेश्चन आंसर कुछ लिखा हुआ है और उन्होंने रेंज की फॉर्म में बताया हुआ है कि आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक वुड बी मार्क्ड एज करेक्ट। तो ऐसा कभी होता है कि एक्चुअल एग्जैक्टली वो आंसर नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, डीएनए इज हाईली सेंसिटिव थिंग, उसमें माइनर चेंज भी अगर हुआ ना एक्चुअल थिंग से तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट समथिंग एल्स, वो एक नया प्रोटीन बना देगा, उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट चीज। अब हुआ क्या, हुआ ये कि HIV जो एड्स कॉज कर रहा है उसका नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नहीं है, उसका नाम है ह्यूमन इम्यून वायरस, क्योंकि दैट वायरस वाज मेड to enhance the immune system of humans so that they won't get disease and they live longer। लेकिन छोटे से उसके अंदर आंसर में चेंज आया जिसकी वजह से इट इज कॉजिंग एन ऑपोजिट थिंग, इट इज सप्रेसिंग इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इज कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया एंड द पर्सन इज सर एक्सपोज्ड टू हम इन्हें एक्चुअली mRNA की तरह यूज कर रहे हैं ना, मतलब ट्रांसमिटर्स की तरह। हाँ यू कैन से दैट, यू कैन से दैट हम वायरस की बॉडी को एज अ व्हीकल यूज कर रहे हैं ताकि जीन को इंट्रोड्यूस कर दें। लेकिन हुआ क्या, शायद आपने सुना हो कोरोना के केस में, मुझे मालूम है थोड़ा सा टॉपिक से हट रही है बात, शायद आपको याद हो कोरोना के केस में इट वाज अ न्यूज़ के वुहान की लैब में से वायरस गॉट एस्केप। यस आई नो दैट थ्योरी। लैब में क्या कर रहा था वायरस भाई, अरे लैब में रिसर्चेस हो रही थी ना, उसके ऊपर गलती से एस्केप हो गया, क्या हुआ, लोग मर गए, सॉरी। अबे ये होता है दुनिया के अंदर,
सही है। तो अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? कोरोना वायरस का प्रॉब्लम जो है ना, जो बाकी वायरसेस का नहीं है, कोरोना के साथ है। बाकी वायरस का काम है, कोरोना के डीएनए में ये एबिलिटी है कि वो सेल्फ म्यूटेशन जनरेट कर सकता है, वो सेल्फ चेंजेस डेवलप कर सकता है। यानी कि 1980s में कोरोना का एक वेरिएंट था दैट वाज टर्म्ड एज सार्स एंड मर्स, साउथ एशियन सर रेस्पिरेटरी सर सिंड्रोम। इंग्लिश फ्लू जो फैला था वो भी कुछ इसी टाइप का था ना? व्हिच वन, सॉरी? उसने भी काफी लोग मारे थे। बिल्कुल ऐसे ही था, फिर वो गायब हो गया। जैसे अभी कोरोना गायब हो गया, कम कम केसेस आ रहे हैं, कि कहाँ चला जाता है भाई? दरअसल द थिंग इज, उसके अंदर जो म्यूटेशन हुई, इट स्टार्टेड अटैकिंग सम अदर सेल, किसी और ऑर्गेनिज्म को उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक और बात बताना बहुत जरूरी है, जो मैं इधर लिखूंगा, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देते हैं कि वायरसेस और होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक एक्चुअली मींस कि एक वायरस एक स्पीशी को अटैक करता है, और वो सिर्फ उसी स्पीशी को अटैक कर सकता है। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो एक से ज्यादा स्पीशीज को अटैक कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वायरसेस ऐसे हैं जो एक ही स्पीशी को अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, चिकन पॉक्स का वायरस ह्यूमंस में चिकन पॉक्स डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन अगर उस वायरस को मैं कैट्स के ऊपर डाल दूं तो उनको चिकन पॉक्स नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन वायरसेस जो एक से ज्यादा स्पीशीज को अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉग बाइट के केस में द रेबीज वायरस, अगर आपने सुना हो रेबीज वायरस, अगर डॉग इन्फेक्टेड होगा उससे और उसकी बाइट होगी तो इंसान को रेबीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो वो डॉग को भी इन्फेक्ट करता है और ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस हैं बहुत सारे जिसके अंदर वायरस कैन अफेक्ट मल्टीपल स्पीशीज, लेकिन अगेन वो बहुत कम होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्लांट डिजीज कॉज करने वाले वायरस को ह्यूमंस में डाल दूं तो ह्यूमन में प्लांट डिजीज डेवलप हो जाए, क्लोरोफिल डिस्टर्ब हो जाए ह्यूमंस का, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे एक बात जो समझनी है कि वायरसेस जो है, दे अटैक अ स्पेसिफिक स्पीशी, उसके सेल में जाएंगे, उसी की चीजों को यूज करेंगे, दे आर गोइंग टू किल दैट सेल और अपनी कॉपीज बनाएंगे। दैट्स इट। क्लियर? कोई सवाल? नहीं सर, समझ में आया। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पूरा फील्ड है बायोलॉजी की, लेकिन ऑब्वियसली अब अभी इस लेवल पे तो हम सब कुछ नहीं कर सकते ना। सही बेटा? चलो बेटे, यहाँ पे हमारे पास दिस चैप्टर हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नाउ आई विल बी डूइंग सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। मैं बस कुछ आपने क्वेश्चंस जो चेक कर पिछली लूँ मेरा क्लास सेकंड। में क्वेश्चन दिए थे ना, वो मुझसे कुछ खो गए। आप वो ग्रुप में डाल दें। अच्छा। एक सेकंड मैं शेयर कर रहा हूँ, पहले रुक जाओ। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने ना, तो वो पहले यहाँ पे शेयर करूंगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आंसर बताइए? सर राइबोसोम्स। Okay, anybody else? फर्स्ट वाले का। Okay, anybody else? Ashar, what do you think? फातिमा, रेहान? सेकंड क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ये एंसेस्ट्रल लिखा है, क्या लिखा है? एंसेस्ट्रल है। एक सेकंड रुकिएगा मुझे। फातिमा, यू आर सेइंग समथिंग? नो सर, अच्छा चलो, आंसर तो बता दो। सोच रही हूँ। ऑलराइट, अशर, व्हाट डू यू थिंक बेटा? I'm thinking. रेहान? सर आई थिंक ए। फर्स्ट वन? या सेकंड वाले का मुझे बी लगता है। Yeah, first one. अच्छा, Yeah. रेहान? सर मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अच्छा, आपकी एक आंसर मिस हुई है, कोई बात नहीं, आपको करा देंगे। रेहान? Come on, Rehan. Sir, for the first one, I think it's B or C. I'm not sure between the other two. Well, Rehan, you are very close to right because the correct answer is B.
Why say? Critics, chloroplasts and mitochondria, we have already studied about them. They have circular DNA in them. And ribosomes that are 70S. This thing is true for chloroplasts as well as mitochondria. मैं आपको दिखाता हूँ. We have done this. Now, ribosomes have RNA in them. That is known as ribosomal RNA, and it is produced in nucleolus. Golgi apparatus, it doesn't have DNA in it. It doesn't have RNA in it, it doesn't have DNA in it. Golgi bodies only receive proteins that have been made in endoplasmic reticulum, and the proteins are not DNA, obviously. They're not RNA. Okay, so it's Golgi bodies, that is correct. अच्छा, let me show you. हमने last class में इसको किया था. बस last class में नहीं किया था, उससे पहले किया था. लेकिन we did this. This one. Last ये देखिए. Chloroplasts and mitochondria are not organelles, they are prokaryotic organisms living symbiotically in a eukaryotic cell. Now they have lost their ability to live independently. क्योंकि chloroplasts and mitochondria have 70S ribosomes, circular what? DNA. This is applicable for chloroplasts as well as mitochondria. देखिए हमने last class में किया था, भूला नहीं. Now, mitochondria are thought to have evolved from prokaryotic cells that were ingested by ancestral cell. कोई सेल है उसने इसको इंजेस्ट कर लिया था प्रोकैरियोटिक सेल को और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया. Which feature have the prokaryotes lost during their evolution to mitochondria? That means वो कौन सा feature है Sir, बता रहा. hold on बेटा, it cannot be B क्योंकि circular chromosome circular DNA is there in mitochondria. बेटे लिखा तो है, have lost लिखा हुआ है. That means mitochondria nowadays doesn't have that thing. Sorry. But it was there in prokaryotes. अच्छा, why cannot the answer be C? C क्यों नहीं हो सकता? C is not the answer. मैं पूछ रहा हूँ C क्यों नहीं हो सकता? The thing is, it's already not there in prokaryotes. It was never there in prokaryotes. ठीक है? यूज ही नहीं है इसका कोई. Exactly. Prokaryotes में ये होता ही नहीं है. Circular chromosome और ribosome prokaryotes में होते हैं, mitochondria में भी होते हैं. You're only left with cell wall. Rehan, is it clear? And Zayan? yes, sir. Yes, sir. जी सर. ठीक हो गया. अच्छा. Sir? या जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, आप रिपीट करेंगे वो क्लासेस? बेटा मैं उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा. थोड़ा सा बस मुझे इसमें जो है वो टाइम चाहिए होगा. मैं कुछ दिनों में इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ. ओके सर सैटरडे से पहले कर दीजिएगा, मैं होमवर्क करती हूँ सैटरडे को. सैटरडे तो कल है बेटा. फिर सर होमवर्क लेट मिलेगा नेक्स्ट सैटरडे तक. चलो चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ. अच्छा देखो, कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं और कुछ थोड़े से ट्रिकी भी हैं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रिकी वंस. फिर मैं सेंड तो आपको सारे ही करूंगा ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको. और as soon as you are done with the practice, हम जो है वो इसका टेस्ट भी रखेंगे. ठीक है? ये एक इजी क्वेश्चन है, इससे मुझे जज नहीं करना. मैं इसका आंसर दे दूं? नो. सर. या 1 2 4 मैं दे दूं इसका आंसर? भी नहीं. या 1 4 5. Sir, may I? सर A है या सी C है है? सर, इसका 145 है. अरे A यार है ये या बात. C है? अच्छा अच्छा ठीक है. सो रेहान, सी we है were इसका. saying, let's hear to रेहान. इसने पिछली बार भी सही आंसर दिया था. रेहान, what do you think? Sir, the answer is C. ओके, तो रेहान ने भी एग्जैक्टली वही कहा जो बाकी सब कह रहे हैं. रेहान, आपने इनकी पार्टी ले ली.
So the answer is C. Eukaryotic cell, double membrane. Double membrane is a chloroplast, mitochondria, and nucleus. 1, 4, 5. C is the right answer. ठीक है. This ये one. ग्राफ देख नहीं रहा. सर ये इसका आंसर थोड़ा मैंने जूम कर दें. बस बहुत है. सर या इसका आंसर बी है ना? नहीं. मुझे नहीं eliminate समझ कर में रहा आ था. रही है. कोई बात नहीं, अच्छी क्यों? बात है. ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी Sir, था, D. मुझे रीड करने में ही नहीं आ रही. ठीक है, समझ में नहीं आ hold रहा. on. सही है. Let others try. ये अभी वही देखते हैं. सेंट्रीफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन तो नहीं है? बेटा उसको क्वेश्चन ऐसा सा था, लेकिन ये वो नहीं है. मतलब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है तो वैसे ही. क्या करें. Sir, D है क्या? डी है शायद. चलो देखते हैं. अशर, व्हाट डू यू थिंक? सर बी है या सी है? either two, either one. Okay, so in the question they're asking, Rehan, would you like to add something here? Sir, I'm not sure. It can be either B or D. It can't be A or C. सही, that's true. अब मेरी बात सुने. When they're saying messenger RNA के बारे में we just read about it. कि messenger RNA is always formed from DNA. So wherever DNA is present, messenger RNA would be formed. सही है? So DNA is present in mitochondria and nucleus. अब आप मुझे बताइए, which thing would contain more DNA, nucleus or mitochondria? फिर ऑब्वियसली न्यूक्लियस में होगा. न्यूक्लियस है. And B is the right answer. Nucleus is going to have a lot of messenger RNA in it. क्योंकि सर प्रोटीन मैं सही था फिर? हाँ, you were right यार. तो लेकिन आपने दो ऑप्शंस बोले थे, तो एक बोला था नहीं ना नहीं यार. सर पहले मैंने बी बोला था. अच्छा, चलो मान लेते हैं. The thing is, सबसे ज्यादा जो है ना वो बुरा जो लगने वाली बात है वो ये है कि सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा. लाइसोसोम्स हैज दे हैव नथिंग टू डू विद डीएनए आर एनीथिंग. अब किसी बच्चे ने इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ा तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. कोई मसला नहीं है. अभी जयान ने इस टॉपिक को नहीं रिवाइज किया, नहीं पढ़ा, और फातिमा ने भी नहीं किया. सो इट्स ओके अबाउट दैट. और अशर ने भी अच्छा गेस किया वैसे तो. लेकिन राइबोसोम्स और सी और डी तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि राइबोसोम में जो आरएनए होता है इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट वन. इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है. ठीक है, चलो एक ही वाला क्वेश्चन करो जल्दी से. नाउ ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है. मुश्क, हार नहीं मानना, पहले अटेम्प्ट करना और आंसर बोलने से पहले 10 बार सोचना. और बाकी सब बच्चे भी. तो ये तो थोड़ा ट्रिकी है. ये tricky है. सर ये आंसर इसके सीधे सीधे है. अगर ये इंसानों की तरह लिखे, ये टेबल बना देते हैं, चार्ट दे देते हैं, उसमें बड़ा मसला हो जाता है. ये तो अब कमेंट्री बाद में करो, पहले आंसर बताओ भाई. सर आई थिंक डी हो गई. रेहान को मुझे लगता है कि आंसर ऑलरेडी मालूम है. रेहान अभी कुछ कहना नहीं. मैंने आज की तब बताना. आई बिलीव रेहान को आता ही है, और वैसे तो आना सबको चाहिए. I think A. मैं वैसे बता देती हूँ किसमें 70 ऐसे और किसमें वैसे ऐसे. मुझे ये डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा. रेहान, व्हाट डू यू थिंक? रेहान is thinking. Sir, it might be C, I think. ओके, मेरी बारी. देखो उसको पढ़ने का तरीका क्या है. देखो बेटे, these 2 and 4 are the points that are linking 1, 2 and 3. ठीक है, तो 1, 2, 3 must be chloroplast, mitochondria and prokaryote, and they are linked by these common things. ठीक है, तो ये डायग्राम का पर्पस है. 1, 3 and 5 are going to be chloroplast, mitochondria
and prokaryotes, and 2 and 3, 2 and 4 they are going to be the common points. ठीक है? अब फिर एक सर भी हो मुझे सकता है, डी मतलब लग रहा है। नहीं, it could be any of these, मतलब ये कि 135 में से हो सकता है 3 हो, ये 1 हो, ये 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो okay? फिर मुझे डी लग रहा है। बता रहा हूँ, hold on. कॉमन चीज क्या है ये मैटर करता है। कॉमन चीज क्या है मैटर करता है। इसके लिए आई शो यू अ पीडीएफ जो हमने पहले पढ़ी है। सिंपल है। क्लास हो गया। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, डबल मेम्ब्रेन डीएनए राइबोसोम। ठीक है, समझा? इस वाली पॉइंट पे देखो, 70s राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सर्कुलर डीएनए। एंड यू आल्सो नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70s राइबोसोम से सर्कुलर डीएनए होता है। नहीं मालूम ये वाली बात? लोग क्या प्रोकैरियोट्स, देयर यू आर। क्या लिखा हुआ राइबोसोम्स 70s प्रोकैरियोट्स में, राइट? सर सर्कुलर मैंने तो डीएनए 70s मैंने ऐसे याद राइबोसोम। किया था कि ऑर्गेनेलीज में जितने भी है ना वो 70s है, और जो मेन जो सेल्स हैं उसमें 80s। बिल्कुल, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स आर 80s, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स हैं वो 70s हैं, और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये चीज कॉमन है। कौन सी चीज? दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसके ऊपर भी डिड दैट थ्योरी, अगर आपको याद हो, एंडोसिम्बियोसिस, इसी के ऊपर तो की थी। We believe chloroplast and mitochondria they actually belong to prokaryotes, क्योंकि these two things are there in prokaryotes as well. ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटे। सर ये And- डायग्राम से प्रॉब्लम हो रही थी रीड करने में, मुझे यही समझ में नहीं आया तो पूछ क्या रहे हैं। बेटा यही तो क्रैक करना है ना बेटा, जो चीज नहीं आती वही तो सीखनी है। अगर चीज आती होती तो फिर करते क्यों? सीख के करनी है ना बेटा, गलती करेंगे तो सीखेंगे। The thing is, क्लास सुनिएगा सारे बच्चे, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर बीइंग कंपेयर्ड हियर। जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है वहां पे कॉमन फीचर है। इन तीनों में जो कॉमन फीचर है बेटे वो दो ही हैं, 70s राइबोसोम्स एंड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, टू थिंग्स आर कॉमन। ये हमने एंडोसिम्बियोन थ्योरी में पढ़ा था। फॉर दिस पर्पस आई वांट यू टू रिवाइज एंडोसिम्बियोन थ्योरी। अच्छा बेटे, मुझे मैसेज करिए विद योर ईमेल एड्रेस, आई विल शेयर द गूगल Okay, ड्राइव sir. विद यू। और क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह Okay. हाफिज़। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, Officer. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Love this.